इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है बताइए मुझे, इसके बारे में क्या जानते हैं आप? जो कुछ भी आप में से कोई भी कुछ भी इसके बारे में जानता है बताओ। और थोड़ा हिस्टोरिकल, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, अगर यहां मैंने ब्रिटिश ओरिजिन लिखूं, यहां क्या लिखूं बताओ? यहां मैं यूएस लिखता हूं, वेरी गुड, यूएस ओरिजिन का है। और यहां क्या मैं लिखूं? एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस के बाद इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। इसको डिफरेंटली वर्ड करते हैं। फिर ये आप समझ गए, इसमें आप कोई इशू नहीं है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना, तब आप इसको, ये आपको मतलब इसमें ये प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, आपको पूरा कंसोलिडेट हो जाएगा दिमाग में। अच्छा बताइए, और यहां क्या लिखूं मैं? पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। क्यों है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट? बताइए पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्यों है? एब्सोल्युटली, रादर इट पुशेस द गवर्नमेंट टू टेक एक्शन। देखो यहां पे क्या था, यहां पे इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, ये बोलता है गवर्नमेंट को आप रिकॉग्नाइज कीजिए इनके सिचुएशंस। अब हम इनको समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। कल हमने बात की रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन की बात की हमने हमने बोला सब एक समान नहीं है, सब एक जैसे नहीं है, हर एक के कुछ सर्कमस्टेंसेस है, हर एक के कोई इश्यूज है। आप देख रहे हो कोई अगर सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो ड्यू वेटेज शुड बी गिवन टू देयर सर्कमस्टेंसेस, एंड दैट इज व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन केम इनटू बीइंग। सिमिलरली हमने अभी अभी डिस्कस किया, जब हमने बोला कि फंडामेंटल राइट्स का नेचर पढ़ रहे थे या रिस्ट्रिक्शंस पढ़ रहे थे हम, तब आपने देखा कि वेलफेयर ऑफ एनी पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए अगर आपको कोई स्टेप लेना पड़ता है, तब आप ये चीज कर सकते हैं, है ना? आप अफर्मेटिव एक्शन ले सकते हैं, रिजर्वेशन दे सकते हैं। ये तो हुई एक बात आपकी। रेस ट्रैक देखा है आपने? एथलेटिक्स कभी फॉलो किया है, देखा है कैसा होता है? एब्सोल्युटली ना, ऐसा सर्कल हो, ये अंदर वाला ट्रैक, यहां पे एक एथलीट होगा, ये बड़ा ट्रैक दूसरा बाहर का, ये कहां होगा? नेक्स्ट एथलीट कहां होगा बताओ? एब्सोल्युटली यस, ये की इतना सन क्यों होगा? मैथ्स। एब्सोल्युटली, ये बड़ा सर्कल है ना? एडवांटेज है ना इसको, अगर इसको यहां रख रहे हो आप, क्यों रख रहे हो? ताकि आपको इसको तो कम ही दौड़ना है ना, इसको कम ही करना है, इसको आप इधर करना है। अब जो बाहर वाला है, इसको कहां रखते हो आप? ट्रैक पे। सही इतना सर, व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इस तरह समझते हैं। ये क्या है आपका? इसको भी बराबर आपने हक दिया, इसको भी बराबर दिया, इसको भी बराबर दिया, क्योंकि इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इसको बहुत ज्यादा करना है, इसको उससे भी ज्यादा। इसलिए टू मेक द कंपटीशन फेयर, व्हाट यू डू, यू प्लेस देम एट डिफरेंट प्लेसेस, है ना? इनको अपेरेंटली आपको लगेगा जो यहां बैठा होगा ये तो मुझसे बहुत आगे है, लेकिन इसको चलना भी तो बहुत ज्यादा है ना? ये क्या है? ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है। अगर मान लीजिए यहां पे जो बंदा है, ये डैश मैंने बना दिया, ये मैं ऐसे बनाता हूं, ये वाला, टू जस्ट डिफरेंशिएट। अगर मैं ऐसे तीनों को रख देता ट्रैक पे, अपेरेंटली लाइन में बराबर ही है, वुड दैट हैव बीन अ फेयर ट्रीटमेंट टू देम? हाँ, ये बंदे को कितना चलना है बराबर है, ये बंदे को कितना, ये तो कुछ ही टाइम में, ये अगर 5 मिनट में कर लेता, इसको 10 मिनट लग जाते, इसको 20 मिनट लगेंगे। दैट वुड नॉट हैव बीन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। So what you did this thing. You placed them at different places. Considering their distances, considering their outer circles, inner circles, जहां पे भी वो placed है. This is called equal protection of laws. Sir. ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए इससे सील हो जाना चाहिए। दूसरी चीज, अगर मैं आपको बोलूं ये एक 100 मीटर ट्रैक है, यहां पे दो बंदों का रेस होने जा रहा है, दो बंदों का रेस होने जा रहा है, मगर इनमें से एक जो है, एक थोड़ा डिफरेंटली एबल्ड है, इनमें से एक डिफरेंटली एबल्ड है, फिजिकली हैंडीकैप ऐसा समझते हैं उसको, टू कीप इट वी कॉल इट डिफरेंटली एबल्ड, टू कीप द टर्म डिग्निफाइड। ठीक है, आप मुझे बताइए, इनको अगर आपको रेस करवाना है, व्हाट वुड जस्टिस डिमांड, व्हाट वुड इक्वालिटी डिमांड इन योर ओपिनियन? ये स्टार्टिंग मार्क है, ये 100 मीटर ट्रैक है, कहां से स्टार्ट करवाएंगे, क्या करवाएंगे, इनको बताइए। बोलो, आपको लगता है ये इक्वालिटी है अगर ये यहीं से दोनों स्टार्ट करेंगे, सेम पॉइंट पे अगर ये स्टार्ट करेंगे? मतलब ये बंदा एथलीट है, फिट है, ये बंदा फिजिकली डिसेबल्ड है, डिफरेंटली एबल्ड है, इसको टांग में कुछ इशू है, कैन ही कम्पीट विद देम इफ यू आर पुटिंग देम एट एन इक्वल फुटिंग? नेचुरली आपको एडवांटेज देना है इस बंदे को, ये यहां से स्टार्ट करेगा, है कि नहीं?
तभी जाके फेयर कंपटीशन बोलोगे ना आप, उसको तो एडवांटेज देना ही है ना आपको। दैट इज वॉट यू रेड, दैट इज वॉट यू रोट हेयर, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस और डिसिमिलर ट्रीटमेंट अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, यही है वो सब। ये है क्रक्स आपके इक्वालिटी बिफोर, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का, यही है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन यही रेस मान लो। रिजर्वेशन में क्या है, कुछ बंदे रिजर्व है, कुछ ओपन है, उनको सोशली इकोनॉमिकली वो पूरे वेल ऑफ है, उनको लाइफ में कोई मेजर इशू हुआ नहीं है, प्रॉब्लम्स हुई नहीं है। लेकिन जो यहां पे बंदे हैं जो उनके साथ कंपीट कर रहे हैं, दे हैव सीन ऑल ऑफ दोस डिफिकल्टीज। आप समझ रहे हो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? यही है ना, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, जैसे ये आपने देखा, लाइक शुड बी लाइक यू हैव ट्रीटेड देम अलाइक, अनलाइक हैव टू बी ट्रीटेड अनलाइक, है ना। यही है रिजर्वेशन भी, यहां पे आपको इनको एडवांटेज देना है। आप समझ रहे हैं? दिस इज योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अभी आप आर्टिकल 16 पढ़ेंगे, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी रिजर्वेशन आता है जी। हाँ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन आपका अलग है, एजुकेशन में भी मैं बोल रहा हूं आर्टिकल 15 जो है ना, वो एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप रिजर्वेशन दे सकते हैं जब स्कूल लेवल पे भी, एजुकेशन कॉलेज लेवल पे भी, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना 10वीं 12वीं के बाद, तब आपको रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हैं, अब आपका इशू क्या? वो रिजर्वेशन नहीं है, उसको आप बोलेंगे वेलफेयर पॉलिसी, वो रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन किस लिए होता है? हाँ, रिजर्वेशन देखो क्या होता है, मैं आपको बोल रहा हूँ रिजर्व क्या शसन, आपने रेस्टोरेंट गए कभी आप? फॉर इंस्टेंस आई टेल यू दिस सीट इज रिजर्व्ड, यहां बैठ नहीं सकते, या यहाँ 4-5 सीटें, ऑल ऑफ दोज आर रिजर्व्ड, इन पे बोर्ड लगा है रिजर्व्ड, सो दीज आर बुक्ड। आप बाकी सीटें जो है आप उन पे कहीं भी बैठ जाए इन 4 के बगैर। समझ रहे आप? यही होता है कॉलेजेस में या एम्प्लॉयमेंट में। आप जब एग्जाम देंगे, अभी ओपन एग्जाम है आपका, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर 100 सीट्स है, इसमें से 50 सीट्स रिजर्व्ड होंगी। डिफरेंट सारे जो भी रिजर्वेशन है, डिफरेंट डिफरेंट के टोटल 50 या 40 या 30, वट एवर द केस। ठीक है, रिजर्वेशन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में, बिल्कुल, बस समझ रहे आप? तो ये बेसिकली दिस रिजर्वेशन इज अगेंस्ट द सीट्स। कॉलेज में भी अगर 100 सीट्स है, 10 या 20 सीट्स रिजर्व्ड है, ठीक है, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, उसके लिए वही एलिजिबल है जो उस कोटा में आते हैं, वो चाहे एससी हो, एसटी हो, या जो कोई भी अगर ओबीसी हो, कोई सा भी रिजर्वेशन से बिलोंग करता है, ये उनके लिए, बाकियों के लिए नहीं है। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। कोई सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली, आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। आप लिख लीजिए फ्यू एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 14, फ्यू एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 14। एक्सेप्शंस क्या है? दिस इज बेसिकली कंटेन्ड विद इन द आर्टिकल 14, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ना, ये इसी में है सब कुछ। कि जैसे मैंने अभी बोला, इक्वल्स और अनइक्वल्स को अगर डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, आर्टिकल 14 विल नॉट अप्लाई। आर्टिकल 14 मतलब राइट टू इक्वालिटी विल नॉट अप्लाई। ठीक है, आप एक्सेप्शन के हिसाब से मत लिखो इसको, आप बस सुनो ये एक्सेप्शंस, आई टेल यू डिफरेंट। ठीक है, जहां पे अभी आपको मैंने अभी बोला, अगर इक्वल्स अनइक्वल्स को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, तो वो राइट टू इक्वालिटी तब नहीं होगा, बिकॉज दैट फॉल्स अंडर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, प्रीलिम्स में आपको इनमें से क्वेश्चन आएगा, मोस्ट मतलब जनरली इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज पे आता है। अगर आप ये एग्जाम्पल्स याद रखोगे ना, ये अगर आप बना लोगे थोड़ा सा समझने के लिए फ्यूचर में, अगर कभी, क्योंकि ये भूलता है, ठीक है, थोड़े दिन बाद, ये एग्जाम्पल से आपको ये इट विल बी सीमेंटेड इन योर माइंड फॉर एवर, ये भूलेगा नहीं इसके बाद। ठीक है जी। अब आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन, लिख लीजिए इसको। आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन but permits reasonable classification of persons, permits reasonable classification of persons based on intelligible differential, based on, permits reasonable classification of person based on intelligible differential and substantial, intelligible differential and substantial distinction। ठीक है, अब देखो क्या है, मतलब मैं एक, आपने क्या लिखा इसमें, इट फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन, है ना। मतलब मैं एक पर्टिकुलर सेक्ट, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ
कम्युनिटी के लिए एक लॉ नहीं बना सकता हूं, वही बोल रहा है आर्टिकल 14 फॉरबिड्स दैट। मगर इंटेलिजिबल डिफरेंशियल मतलब अगर आप कास्ट सेंसस बना रहे हो, किसी ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन दे रहे हो, दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स जो इंटेलिजिबल हो यानी कि अंडरस्टैंडेबल हो, दोज आर रीजनेबल, ठीक है, बेस्ड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। जैसे आपने बोला सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है कोई, उनके लिए आप रिजर्वेशन दे रहे हो, ऐसे रैंडमली आप किसी क्लास के लिए नहीं दे रहे हो कि हाँ जी फलानी कम्युनिटी के लिए मैं दे रहा हूं, रीजन क्या है आई डोंट नो, बस मेरा मूड हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। दैट इज व्हाट आर्टिकल 14 प्रोहिबिट्स। अब आर्टिकल 14 के कुछ एक्सेप्शंस है जो आपके लक्ष्मीकांत में भी लिखे हैं, गवर्नर और प्रेसिडेंट के, ठीक है, ये लिखा हुआ है, जरूरत नहीं है लिखने की, उसमें भी पढ़ सकते हो आप ये। इनको कुछ इम्यूनिटीज दी गई है, जब ये ऑफिस में होते हैं इनको आप, इनके अगेंस्ट आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं इंस्टीट्यूट कर सकते, इनके अगेंस्ट आप सिविल प्रोसीडिंग नहीं इंस्टीट्यूट कर सकते। सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर सकते हैं आप, मगर 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। फॉरेन डिप्लोमेट्स हो गए आपके जो आपकी कंट्री में है, उनके अगेंस्ट आप कोई प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, जो आपके फॉरेन डिप्लोमेट्स है, दे गेट ए जुडिशियल इम्यूनिटी। अब ऐसा क्यों है? व्हाई आर दीज एक्सेप्शंस टू दिस आर्टिकल 14? प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन सब के लिए क्या है? सी द इशू इज नॉट ऑफ अ पर्सन, ये एक बंदे को नहीं मिलता है, दिस इम्यूनिटी इज फॉर द ऑफिस। मतलब अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन रहे हो या गवर्नर ऑफ अ स्टेट, इट्स द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट विद इन द स्टेट और विद इन अ कंट्री, तो आपको इस ऑफिस की सैंक्टिटी मेंटेन रखनी है, इस ऑफिस का रिस्पेक्ट ऐसा होना चाहिए कि मतलब कोई भी आके कल को प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट एक फेस है कंट्री का, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट रहता है ना, प्रेसिडेंट ही रहता है, पार्लियामेंट का पार्ट है सर, पार्लियामेंट के पार्ट बताइए, पार्लियामेंट का क्या कॉम्पोजिशन है? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, एब्सोल्युटली, ये 3 है। प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी आर एम्फसाइजिंग ऑन दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ the office of the president या office of the governor. Similarly in the state, governor also becomes a part of the state legislature, ठीक है ना। तो that is why these immunities are given. Once the person steps down from the office, उसके बाद आप जितना मर्जी चाहिए आप प्रोसिक्यूट कर लीजिए उनको, सिविल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट कर लीजिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर लीजिए, बट these immunities are for the office, ठीक है ना। इसी तरह फॉरेन डिप्लोमेट्स के लिए भी। अब आपका सर आता है, दिस वाज अबाउट आर्टिकल 14, अब है आपका आर्टिकल 15। मेन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको आर्टिकल 14 ही था, अब है 15, 16, 17, 18 इसमें सर। 15 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, नेगेटिव ऑब्लिगेशन अगेन, क्यों बोलता है ये अपने टेक्स्ट में, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, है ना, ओनली ऑन ग्राउंड्स। ये जो ओनली वर्ड है ना इसमें, दिस इज अ पंच वर्ड, ओनली, किस किस पे बताइए? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, सेक्स भी है नहीं है, प्लेस ऑफ बर्थ और चार ही है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, ये है 5। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन दोज ग्राउंड्स, मतलब दीज ग्राउंड्स कैन बी देयर, मगर सिर्फ इस ग्राउंड पे नहीं, दीज कैन बी एडिशनल ग्राउंड्स, ठीक है। किसमें? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ दिस एनी ऑफ देम, ठीक है। अच्छा, नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ अगेन द सेम be subject to the disability or liability restriction with regard to, क्या रहता है? Access to shops, public restaurants, hotels, places, public entertainment, use of well, bathing tanks, जो भी है इसमें सारे डिटेल्स ये आपका वेरेट में पढ़ रहा हूं इसमें, पब्लिक एंटरटेनमेंट, ठीक है जी। अब कौन से ऐसे जगहों पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते? जहां पे स्टेट का इंटरफेरेंस हो, जहां पे स्टेट का
फंड्स गया हो मेंटेनेंस में, कंस्ट्रक्शन में, वही ये अपनी बैरक में लिखता है, होनली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स, मेंटेन्ड होनली और पार्टली और आउट ऑफ द स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। ये इसका सिंपल है। किसी को भी आप मतलब यहां पे मैं आप मान लीजिए मेरा एक रेस्टोरेंट खोला हुआ है, मैंने बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा लिया है कि फलानी जेंडर are not allowed or people from this region are not allowed. That cannot happen. That cannot happen because मैं मतलब मैं when I'm a state, I'm talking about a state. कोई state लिख ले कि following persons are not allowed from for this region or that region. However, अब जो है ये state की बात है, private individual कर सकता है क्या? क्या private individual कर सकता है? और are there any limitations to this law? मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है, उसने एक बंदे का रेस्टोरेंट है, अपना रेस्टोरेंट है, उसने कोविड हो गया, उसने बाहर लिख लिया, कोविड को छोड़ो स्वाइन फ्लू हो गया है किसी को, उसने लिखा है एनी पर्सन विद स्वाइन फ्लू उसको एंट्री अंदर नहीं मिलेगी। क्या ये कर सकता है वो? क्यों नहीं कर सकता? पहली बात तो स्टेट नहीं है वो, सेकंड इट इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, वो बाकियों के हेल्थ में इन द इंटरेस्ट ऑफ हेल्थ ऑफ द अदर्स कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? प्राइवेट इंडिविजुअल भी है, बाकियों की सेहत का ख्याल भी रख रहा है, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ ये पहली बात है ना, ये किसके अगेंस्ट है आपके? ये राइट अगेंस्ट है स्टेट के, है ना, ये वाला स्टेट पे है। यू कैन एनफोर्स दिस राइट अगेंस्ट द स्टेट, नॉट अगेंस्ट द इंडिविजुअल, ठीक है। ये वाला ये भी याद रखना है, कौन कौन सा राइट किसके खिलाफ आप यूज कर सकते हो। अब राइट टू इक्वालिटी है, किसी के घर में थोड़ी आप घुस सकते हो, एक राइट टू इक्वालिटी आप बोलोगे कि हाँ मेरा इक्वालिटी का राइट है, मैं भी तुम्हारे घर में आऊंगा, ये वो सब, वो तो आप स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्स कर रहे हो ना, किसी के घर या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट तो नहीं कर सकते ना। मतलब कोई बोलेगा तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, कोई बाहर से बंदा है, मुझे भी पढ़ाओ सर, मेरा राइट है, ये कहाँ आएगा यहाँ? अलाउड ही नहीं है। इफ ही इज एनरोल्ड, इफ ही हैज पेड अप द फीस, देन ही विल बी गिवन द एडमिशन। अब कोई गवर्नमेंट स्कूल है जहां पे फ्री में एजुकेशन मिल रहा है सबको, वहां पे अगर उसको एडमिशन नहीं मिलता है, ही कैन रेज ए क्वेरी, ही और शी कैन रेज द इशू, आई हैव अ राइट, माय राइट ऑफ इक्वालिटी इज बीइंग वायलेटेड, बट नॉट इन दिस केस। So this differentiation has to be kept in mind, whether the right is being enforced against a state or a private individual, है ना। इसका तीसरा प्रोविजन है अभी हम बता रहे थे कि दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट स्पेशल प्रोविजंस कैन बी मेड फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। सिमिलरली फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन्स, ठीक है ना, बैकवर्ड सिटीजन्स के लिए भी आपके लिए प्रोविजन इसमें है। तो ये आप जब पढ़ेंगे इसमें से दिस ऑल ऑफ दिस विल गेट क्लियर वंस यू आर थ्रू विद, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन अ ब्रॉडर लेवल इन अ सोसाइटी। फिर उसके एक्सेप्शंस है कि आप कि कोई सोशली एजुकेशनली वीक है उनके लिए प्रोविजंस बनाते हैं, वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो है सर इसमें आप जो जैसे मैंने अभी आपको बोला ना सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए, उनके लिए ऑलरेडी फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू आई थी रिजर्वेशन। इसी तरह से आपने 93rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया था स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आया है ना, वो भी आया। दूसरा जो था जो आपका 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए है ना, वो भी आया, वो भी इसी से रिलेटेड है। तो ये था आपका जनरल डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में। अब जो 16 है, 16 डील्स विद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में। 16 क्या कहता है सर? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, यहां पे इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये सारा हम याद रखना है सबसे पहले। हम ये जो आर्टिकल्स है ना, ये ऐसे समझो आप, राइट टू इक्वालिटी जो है ना, अच्छा एक क्वेश्चन आता है, हम कितना डिटेल में इस वक्त आप लोग पढ़ रहे हो ना इसको, तच्छुआ क्वेश्चन वारिया ज्यादा सिंपल। राइट टू इक्वालिटी कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स?
अगर आपको मैं बोलूं, अब आप आंसर बताओ मुझे, मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं, मैं आपको हिंट ये भी देता हूं, बाद में सरप्राइज नहीं करूंगा आपको, इसलिए बताओ अब कौन सा है इसमें से। हाँ जी, वेरी गुड। आर्टिकल 14 टू 18 ये सभी राइट टू इक्वालिटी में आ सकते हैं आपके सर। क्वेश्चन प्रीलिम्स में यही बनता है, आप वो ज्यादा डिटेल में नहीं है, यही पूछा गया है। राइट टू इक्वालिटी कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, 14, 15, 16, 17, इवन 18। ठीक है, ये सारे ही कवर है। इसलिए अगर तो लक्ष्मीकांत में आपके फंडामेंटल राइट्स का एक समरी दिया है, कहीं पे देखो लिखे होंगे ना, जहां लिखे हैं फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से ग्रुप किए हुए हैं, ग्रुप किए हुए। हाँ, पढ़ना यार, पहला क्या है, हाँ 14 टू 18 क्या लिखा है सामने, ये चार्ट है ना, ये चार्ट, इसको ध्यान से देखना, इसमें से आपके सीधे क्वेश्चन निकलेंगे प्रीलिम्स से। 14 टू 18 क्या है, राइट टू इक्वालिटी में कवर्ड है, ठीक है ना। पूछो आपका क्या है, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में आपके जितने भी आर्टिकल्स है, जनरली वी टेंड टू लिमिट आवर नॉलेज टू द आर्टिकल दैट वी आर रीडिंग। जैसे हमने इक्वालिटी पढ़ा आर्टिकल 14 के अंडर, क्योंकि इसमें डायरेक्टली वर्डिंग है, हम समझते हैं ये वही वाला है, दैट इज वेयर दे प्ले विद योर माइंड। वो पूछते हैं आपको, इसमें सभी आते हैं, ये 14 से 18 तक सब आते हैं। इसी तरह फ्रीडम जितने भी इसमें है ना, राइट टू लाइफ वगैरह वगैरह, उसमें कितने जो जो भी आर्टिकल्स आते हैं वो सब याद रखने हैं आपको। ये आपका इसमें फंडामेंटल राइट्स में 2 क्वेश्चन तो इधर ही आपने कवर कर लिए, अगर आपको ये चार्ट याद रह गया कि कौन कौन सा आर्टिकल किस किस हेडिंग के अंडर आता है। जैसे यहां देखा अभी हमने 14 टू 18 क्वेश्चन वो कवर हो गया, कल को आपको 14 ही नहीं होगा उसमें, उसमें बाकी क्वेश्चन 14 होगा कंफ्यूज करने के लिए, बाकी होगा 17, 18। आप बोलेंगे ये तो अनटचेबिलिटी है, ये तो टाइटल से रिलेटेड है, वो तो है ही नहीं इसमें, ये है ही नहीं, वो 14 खाली, लेकिन आंसर क्या था। सो दिस इज वेयर यू हैव टू पुट योर ब्रेन इन। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। ठीक है ना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी। परसों भी हमने बात की, क्या बात की हमने, रिपब्लिक की बात की, पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन टू ऑल। उसी में आपने देखा था कि मतलब कोई भी है, सभी मेरिट को रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना। वही है ये भी कि देखो दैट वाज द फिलॉसफी ऑफ द प्रियम्बल। अब आप देखो प्रियम्बल खोल खोल के किस तरह लिखा है इसमें, दैट वाज प्रियम्बल, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर इट इज कंटेन्ड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप डिटेल में प्रियम्बल को खोल के देखना ना, क्यों प्रियम्बल में वो सब लिखा था। यहां आपको बोलता है कि कोई प्रोहिबिशन नहीं होगा, कोई आपका कोई एम्प्लॉयमेंट से जो भी है आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नो सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन। अगेन इसमें 2 ग्राउंड एक्स्ट्रा रहेंगे, 5 तो थे वो, फिर क्या है इसमें 2 ग्राउंड्स और एक्स्ट्रा रहेंगे। क्या क्या, डिसेंट रहेगा एक एक्स्ट्रा, और नो सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस। ठीक है, डिसेंट और रेजिडेंस, ये देखो ये भी आपको ध्यान देना है। मैं आपके साथ यहां पे बेयर एक्ट क्यों पढ़ रहा हूं, इट इज द फंडामेंटल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप बेयर एक्ट को अच्छे से समझेंगे ना, पॉलिटी आपका उधर ही 80% हो गया, क्वेश्चंस आपके वहीं से निकलेंगे। अब आपको आर्टिकल 15 और 16 का डिफरेंस समझ आ गया। 2 चीजें वेयर दे विल प्ले विद यू, which of the following as the ground provided under the articles as on the basis of which discrimination can be made or can not be made। अब आपको पता है क्या पढ़ा आपने, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, और कास्ट, सेक्स और रिलीजन, रेस, RRCS ऐसे पढ़ो इसको, RRCS POB। ठीक है, यहां पे ये डू प्लस, डू समझ रहे हो ना, ये जो यहां पे सब कुछ है, और इन एडिशन टू दैट डिसेंट प्लस रेजिडेंस। अगर आपने इतना भी याद रख लिया, एक क्वेश्चन यहां से भी आपका हो गया। डिफरेंस क्या है, ग्राउंड्स में क्या डिफरेंस है, ये तो सेम ही है, यहां पे ये 2 एडिशनल ग्राउंड्स है, ये याद रखना है। अब आप याद कैसे रखेंगे इसको, आपको कुछ टाइम पहले तक अगर याद होगा, अगर आपको पता होगा, देयर वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग अ डोमिसाइल
डोमिसाइल एज इन स्टेट सब्जेक्ट, डोमिसाइल तो अब भी है, उसको थोड़ा एक्सपैंड किया हमने अब, स्टेट सब्जेक्ट, ओनली दोज पीपल हु वर द रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट वाज दैट? रेजिडेंस, है ना। वैसे ही डिसेंट का, अगर आपने मतलब कहीं कहीं पे एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट होगी कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स इस जगह से होने चाहिए, ये बहुत स्टेट्स में है, ये आंध्र प्रदेश में भी है, ये कहीं कहीं हिमाचल में भी है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिडेंस एंड डिसेंट आर देयर, सो दीज आर परमिटेड एक्सेप्शंस या परमिटेड ग्राउंड्स जिसपे आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। दीज हैव टू बी इन एडिशन टू समथिंग एल्स, दीज कैन नॉट बी ओनली ग्राउंड्स। वही आर्टिकल आपका बोल रहा है ना, ये देखो, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, ओनली ऑफ रिलीजन नहीं, race, caste, sex, descent, place of birth be ineligible or discriminated against in respect of any employment or office under the state। इसका तीसरा जो उसी के साथ में है, nothing in this article shall prevent parliament from making any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government or any local authority। ठीक है, any requirement as to the residence within that state or union territory prior to such employment। ये मतलब आपने समझ लिया, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं घुमाना है, ठीक है। इसके जो ये सब क्लॉज है इसका, अब इसका इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, एक्सेप्शन समझ लीजिए। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के जो रूल है, इसमें जो एक्सेप्शंस है, आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं इसको। स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर, नंबर 1 ऊपर लिख दीजिएगा, 3 एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर ये लिखा है क्या आपके लक्ष्मीकांत में? अगर लिखा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखा है डू नॉट राइट इट, डोंट वेस्ट टाइम। मेकिंग रेजिडेंस एज अ क्राइटेरिया फॉर एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट विद इन अ स्टेट और यूटी, यह भी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ये एक्सेप्शन किस लिए है? इसके लिए, इफ सैंक्शन्ड बाय द पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, अगर हमने बनाया रेजिडेंस को रूल, ये हम बना सकते हैं इसको एज अ ग्राउंड फॉर एम्प्लॉयमेंट इन अ पर्टिकुलर स्टेट, अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है तो, ठीक है। सिमिलरली रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट फॉर अंडर रिप्रेजेंटेड बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, ये भी कर सकते हैं हम, जैसे कि ओबीसी हो गया या अंडर रिप्रेजेंटेटेड, जो भी हमारे क्लास है, ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन है, उनके लिए हम कर सकते हैं। रिजर्वेशन इन प्रमोशन with consequence seniority to any class or classes of post for SC and STs, मतलब SC STs के लिए जो आपको पता है उनके लिए भी, ठीक है, उनके लिए रिजर्वेशन, उनकी अपॉइंटमेंट प्रमोशन के लिए, उनके लिए भी आप कर सकते हैं। ये वी आर रीडिंग एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल ऑफ इक्वालिटी।